नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने यूक्रेन को सौंपे हैं 4 भीष्म क्यूब अस्पताल। जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा और ऐसे में पीएम मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब अस्पताल सौंपे हैं। 12 मिनट में होगा तैयार और ऊर्जा से है युक्त। ये बता दें आपको, ये जो अस्पताल है भीष्म क्यूब अस्पताल, जो कि 12 मिनट में तैयार होगा और सौर ऊर्जा से उक्त है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के सामने प्रस्ताव रखा है, दूसरा यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन भारत में हो। ये एक बड़ा देश और सबसे बड़ा महान लोकतंत्र है। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब अस्पताल सौंपे। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित भीष्म क्यूब एक चलता फिरता अस्पताल है। इसे छोटे छोटे 36 बॉक्सों में पैक किया गया है। इन बॉक्सों को एक मास्टर क्यूब में रखा जाता है। इस 720 किलो वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन, पैराशूट या हेलीकॉप्टर की मदद से इसे किसी भी आपदा या युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। महज 12 मिनट में इससे एक अस्पताल तैयार किया जा सकता है। इसमें 200 लोगों का इलाज भी संभव है। इसमें दवाओं, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनवरी 2023 में पीएम मोदी ने आरोग्य मैत्री पहल के तहत इसका अनावरण किया था। 36 बॉक्सों वाले इस पोर्टेबल अस्पताल में लोहे के 3 बड़े फ्रेम होते हैं, जिनके बीच एक छोटा जनरेटर, 2 स्ट्रेचर, जरूरी दवाइयां और अन्य जरूरी चिकित्सीय उपकरण भी रखे हुए होते हैं। ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये खराब नहीं होता और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत का प्रस्ताव रखा। जेलेंस्की ने कहा कि दूसरा यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन भारत में हो। ये एक बड़ा देश और सबसे बड़ा महान लोकतंत्र है। वहीं बता दें कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने इनका जोरदार स्वागत किया। रायपुर में नक्सल मुद्दे पर बड़ी बैठक होगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण भी जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया। गृह मंत्री शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सलवाद के खात्मे और नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में नक्सल समस्या को लेकर बात की जाएगी कि कैसे इसे जड़ से समाप्त किया जाए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सुबह करीब 11:30 बजे रायपुर के निजी होटल से इंटर स्टेट को कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से चर्चा करेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सुरक्षा और विकास संबंधित बैठक में दोपहर करीब 2:30 बजे शामिल होंगे। बैठक में नक्सल समस्या को लेकर बात की जाएगी कि कैसे इसे जड़ से समाप्त किया जाए। सभी लोग इस पर अपने विचार रखें। तो बता दें आपको, रायपुर में नक्सल को खत्म करने को लेकर के आज अहम बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें आपको कि बैठक में नक्सल समस्या को लेकर बातचीत की जाएगी, कैसे इसे जड़ से समाप्त किया जाए। सभी लोग इस पर अपना राय भी रखेंगे। बता दें आपको कि आज 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से यहां पर चर्चा होगी। इस बैठक पे चर्चा होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सुरक्षा और विकास संबंधित बैठक में दोपहर करीब 2:30 बजे शाह शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री शाह का जोरदार स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचे, जहां का दौरा वो करने वाले हैं। आपको बता दें, आज वो गृह मंत्री अमित शाह पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण का दौरा करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे रायपुर के निजी होटल से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ और उससे जुड़े 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से चर्चा करेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सुरक्षा और विकास संबंधित बैठक में दोपहर 2:30 बजे वो शामिल होंगे।
चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और कलकत्ता एचसी में यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई को सौंपी गई है आरजीकर अस्पताल की जांच। पुलिस आज सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिली है। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अब वित्तीय अनियमितताओं की जांच द्वारा गठित एसआईटी कर रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट 17 सितंबर को ही रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने आरजीकर रेप हत्याकांड मामले में आरोपी संजय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। संदीप घोष को स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। मामले में आरजीकर अस्पताल चौकी के ओसी अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मियों को सीबीआई ने तलब किया है। तो आपको बता दें कि पुलिस आज सभी दस्तावेज पर जांच करेगी। संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने ये मंजूरी दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई को सौंपी गई है आरजीकर अस्पताल की जांच। अब सीबीआई आरजीकर अस्पताल की जांच कर रही है। पुलिस आज सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप देगी। संदीप घोष समेत 7 डॉक्टरों पर पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए 17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, तो इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ना। क्या वजह थी कि आपका रिश्ता उससे टूटा? नहीं, वो ये शादी में पापा राजी नहीं थे, तो बोले थे अगर शादी होता है तो वो रिलेशन नहीं रखेंगे। उसके बाद कोई रिलेशन था नहीं, उन लोग भी कभी नहीं आए, मेरे भी कभी जाना नहीं हुआ। आपका घर अपने माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कभी तो सुना होगा। और ये तो बहुत बड़ी खबर थी जबकि आपके भाई को लेकर थी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर 17 साल आपको उसे छोड़े हो गया है तो 10 साल तक आप उसके साथ भी रहिए, आपका भाई कभी ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए छोटा में तो जब छोटा था ऐसे ही नॉर्मल था, सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, ऐसा तो कुछ हम कभी देखे नहीं। अभी इतना 17 साल हो गया, इतना साल से उसे देखे नहीं है, तो कैसे बताऊं, बोलिए ना। कभी तो उसके पास गए भी नहीं, कोई बात भी नहीं किए हैं। जैसे आस पड़ोस से ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती थी, तो क्या कभी ये सुनने में आया कि संजय का किसी के साथ झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, ये सब कभी नहीं सुने झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था। मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। वो जॉब पुलिस का जॉब था, तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पारा में हम देखते ही नहीं। ऐसे भी किसी से कुछ सुने भी नहीं कि झगड़ा किया, ये किया, कभी सुने भी नहीं। तो अभी अगर एक बहन के तौर पर आप क्या बोलती हैं कि आपका भाई अगर... चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और त्रिपुरा में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बता दें कि त्रिपुरा में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है, जहां 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आज 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टेहरी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी के फाटा के समीप गदेरे में भूस्खलन से मलबे में दबकर नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हरिद्वार जिले में एक व्यक्ति उफनती गंगा नदी में नहाते समय बह गया। उधर त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति विकराल बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 23 लोग की जान जा चुकी है। वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस बीच केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने को मंजूरी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।
तो बता दें आपको, त्रिपुरा में लगातार कुदरत का कहर जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने की मंजूरी दी गई है। 17 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 23 लोगों की जान भी जा चुकी है। बता दें, उधर त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति विकराल रूप धारण की हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से 23 लोगों की जानें चली गई है, कई लोग प्रभावित हैं। हरिद्वार जिले में एक व्यक्ति उफनती गंगा नदी में नहाते समय बह गया। इसी के साथ आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी के फाटा के समीप गदेरे में भूस्खलन से मलबे में दबकर नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। तो लगातार हर तरफ पूर्वोत्तर भारत में लगातार मौसम का कहर जो है वो जारी है। हर जगह पर बाढ़ बारिश भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में त्रिपुरा में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां की कई लोगों की जान चली गई, कई लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 23 लोगों की जान गई है, 17 लाख लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की मदद देने की मंजूरी भी दी गई है केंद्र की तरफ से। तो बता दें आपको, लगातार त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कुदरत का कहर यहां पर लगातार जारी है। ऐसे में आईएमडी ने भारत के कई राज्यों को 14 राज्यों को भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी के फाटा की बात करें तो इसके समीप गदेरे में भूस्खलन से मलबे में दबकर नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं हरिद्वार जिले में एक व्यक्ति उफनती नदी में गंगा नदी में नहाते समय डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है और अब बाढ़ की स्थिति विकराल रूप लेती नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 23 लोगों की जान चली गई है और 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने की मंजूरी दी गई है। 40 करोड़ रुपए सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाएगी। केंद्र की तरफ से ये ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई हैं। इस बीच 22 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेप को लेकर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में 3 मुख्य मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। कोलकाता रेप घटना के बाद चौतरफा हमले का सामना कर रही सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी का ये कदम राजनीति से प्रेरित है। तो देखिए सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर क्यों मचा है बवाल, इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर मामले में सीएम ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन इन सबके बीच 22 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में 3 बड़ी बातें कही है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ऐसे समय में चिट्ठी लिखी है जब वह कूटनीतिक दौरे पर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार सीएम ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर चुकी है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर जमकर राजनीति हो रही है।
कोलकाता रेप घटना के बाद चौतरफा हमले का सामना कर रही सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को केंद्र के स्तर पर इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की बात कही। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की, अब वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं ताकि वे इस पर पर्दा डाल सके। टफ लॉ के लिए खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हॉस्पिटल के संचालन का वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसा पता चलता है। सब कुछ वो स्वयं हैं और सब कुछ हो जाने के बाद झंडा लेकर सड़क पर निकलेंगी। जिम्मेवारी है उनकी, इस्तीफा देना चाहिए पहले उनको। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी का पाप बेनकाब हो गया है। वह अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ममता बनर्जी खुद ही सब कुछ है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे। फिलहाल सीबीआई मामले पर आगे जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा 5 दिनों की 10 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। 67 जिलों के 1174 परीक्षा सेंटर पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। बता दें, इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। इसके बाद उसे रद्द किया गया था। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बीच पेपर लीक की अफवाह पर लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। पिछली बार पेपर लीक की घटना के बाद इस बार प्रशासन सतर्क है। 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए 67 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। आज से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होनी है। 5 दिनों की 10 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। आज प्रदेश के 67 जिलों के 1174 परीक्षा सेंटर पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसके बाद उसे रद्द किया गया था। अब एक बार फिर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस बीच पेपर लीक की अफवाह पर लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही परीक्षा के पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई है। पेपर लीक की अफवाह के मामले में सपा नेता यासर शाह पर केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि सपा नेता ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबर उड़ाई। इसको पुलिस भर्ती बोर्ड ने गंभीरता से लिया है। लखनऊ से अफवाह उड़ाने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। अफवाह को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई है। योगी सरकार ने पेपर लीक के किसी भी मामले में संलिप्तता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब इस प्रकार की अफवाहों पर विराम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मामले में सामने आया है कि कई ग्रुपों में पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई। इसके बाद फ्रॉड करने वालों ने QR कोड जारी कर पैसे की मांग की। इसके बाद पेपर दिए जाने का दावा किया। अब इस मामले की जांच शुरू की गई है। सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।